सुप्रभात बच्चों। तो आपका 3 पाठ तक जो है हिंदी फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है। अब आज मैं पहले पाठ से फिर जो है रिवीजन कर रही हूँ। तो जहाँ कहीं भी आपने नहीं लिखा है या कहीं छूट गया है या कोई दिक्कत हो रही है तो उसे आप पुनः मिलाएंगे बच्चों, ध्यान से, एकदम सीरियस होकर के, क्योंकि परीक्षा आ रही है और ये ग्रामर है। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लिखित रूप से फिर जो है उसको नहीं बताया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने पर ही समझ में आता है। तो यहाँ मैं आपको भाषा और व्याकरण, आप देख रहे हैं आपका पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। तो पहला बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा ये आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को भाषा कहते हैं। अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे। पहले आप डालेंगे पाठेय, फिर भाषा और व्याकरण, उसके बाद लिखेंगे भाषा, भाषा की परिभाषा, फिर उसके बाद भाषा के भेद। जिस तरह से आपका ये बोर्ड पर लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपनी कॉपी में, उम्मीद है कि ऐसे ही लिखे होंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको यही तरीका बताया था। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी कॉपी, जो बच्चे नहीं किए हैं वो इस तरह से फिल करेंगे। तो ये भाषा की परिभाषा है, अपनी बात बताने और समझाने के तरीके को भाषा कहते हैं। भाषा के भेद, भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, मौखिक या कथित भाषा, लिखित भाषा। कथित भाषा, मौखिक या कथित भाषा। अब हम यहाँ बताएंगे कि मौखिक या कथित भाषा किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा अब मैं लिखने जा रही हूँ मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा, अपनी बात को जब हम बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। अब यहाँ मैं लिख के भी आपको बता रही हूँ, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं। तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया, लिखकर नहीं बोलकर। जब अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो ये है मौखिक भाषा की परिभाषा। आप देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ध्यान से देखिए। अब मैं इसको मिटा करके फिर जो है लिखित भाषा की परिभाषा लिखने जा रही हूँ। और मौखिक भाषा की उदाहरण जो है आपके बुक में भी दिए हुए हैं। और मौखिक भाषा के उदाहरण हैं जैसे जो है समाचार सुनना,
जो है रेडियो है, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जो भाषण है, स्पीच, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। पुस्तक पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखना और जो है पत्र लिखना, कहानी लेखन, लेखन प्रक्रिया जो होती है वह लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। और सुनने वाली या बोलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो अब हम आपको लिखित भाषा की परिभाषा लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो अभी से आप ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी को मिलाएंगे, जहाँ कहीं जो है त्रुटि होगी उसे सही करेंगे। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, और दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी लेखन है, कविता लेखन है, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जो गृह कार्य आप करते हैं, कॉपी पर उतारते, ब्लैक बोर्ड, सब इसको आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे तो वो लिखित भाषा है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, भेदों की परिभाषा। अब आपने भाषा के बारे में जाना बच्चों। तो अब जो है भाषा के रूप आपने देख लिए। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। और अब आप जाने कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा आपके बुक में पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है बच्चों। जैसे आपके इसमें जो है सिर्फ मौखिक भाषा की परिभाषा नहीं है जो मैंने लिख करके बोर्ड पे बता दिया, बाकी सब की परिभाषा इसमें दी हुई है। तो यहाँ है जो है मातृभाषा, पेज नंबर 8 में मातृभाषा दी हुई है, जिसे आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ इसकी परिभाषा नीले प्रिंट में दी हुई है बच्चों। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जैसे सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तो जो है इस तरह से अलग अलग भाषा होती है। दिल्ली की है, मुंबई की है, लखनऊ की है, कानपुर की है, सब जगहों की, बिहार की है, सबकी अलग अलग भाषाएं, सबकी अलग अलग बोलियां होती हैं। तो जो हम अपनी परिवेश के अनुसार, अपने वातावरण के, जैसे वहाँ का जो रहन सहन जैसा है, उसके अनुसार जो बोली हम बोलते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। तो आपके इसमें पेज नंबर 9 पे इसका उदाहरण दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, जिसे आप लिखेंगे। अब फिर है बच्चों भाषा और बोली। भाषा तो आपने जान ही लिया कि भाषा किसे कहते हैं, है ना, भाषा। तो अब बोली किसे कहते हैं? बोली है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, जो कि जो विस्तृत रूप में नहीं है। भाषा तो बहुत जो है विस्तृत है,
भाषाएं अलग अलग होती हैं, है ना। तो सभी देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस तरह से बोली जो है वह भाषा का अल्प विकसित रूप है, यानी सीमित है थोड़ा, जो सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है, जैसे गांव में। अब यहाँ जो है अवधी बोली जाती है, कहीं जो है वो भोजपुरी बोली जा रही है, तो कहीं जो है शुद्ध हिंदी बोला जा रहा है। तो इस तरह से ये बोली के अंतर्गत आता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। बच्चों, यह भी आपके पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, जिसे आप अपनी कॉपी में उम्मीद है कि लिख चुके होंगे। तो यही बच्चों आपका ये ग्रामर का, यूँ समझिए कि यही आपका PDF होगा, कि जो चीज़ें आपके रेड कलर में दी हुई हैं उनकी परिभाषा भी दी हुई है। वही परिभाषा आप लिख करके, और जो उसका सार है वो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे स्वयं, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, अब आपने बोली जान लिया, भाषा जान लिया, भाषा के रूप जान लिए, और मातृभाषा किसे कहते हैं ये भी आपने समझ लिया। अब आप समझिए मानक भाषा किसे कहते हैं। भाषा में एक रूपता या समरूपता, कुछ भी कहिए, लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो आपके पेज नंबर 11 में दिया हुआ है हिंदी के मानक वर्ड और वर्तनी। जो बच्चों, इसको आपको अपनी कॉपी में जितने बिंदु हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और इसको जो है पेज नंबर 11 का जो है हिंदी में मानक वर्ड और वर्तनी आप अपने कॉपी में लिखेंगे, जो इन परिभाषाओं के साथ साथ मानक भाषा के अंतर्गत। अब आपका आ गया लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की उच्चारित ध्वनियों के निश्चित लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाते। बच्चों, आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया है कि जैसे स्वर के कुछ चिन्ह होते हैं, है ना। तो इन चिन्हों को, जैसे भाषा हम बोल तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ वर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, और मात्रा है दिन लिखने के लिए। दिन तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है, ठीक है, वह लिपि कहलाती है। तो इस तरह से दिन लिखने, जैसे दिन जो लिखा गया, वो जो लिखा गया जो चिन्ह है, जो वर्ड है, वह लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की भी बच्चों देवनागरी ही है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो जो हम बोलते हैं इसी को चिन्हित करके भाषा की उच्चारित ध्वनि के निश्चित लिखित चिन्ह को, लिखित चिन्ह जो होता है, ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं, का बना रहे हैं, खा बना रहे हैं, का पर छोटी की मात्रा लगा रहे हैं, बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं, तो वह जो है वह लिपि के अंतर्गत आता है, वह लिपि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके बच्चों पेज नंबर जो 12 में ये परिभाषा दी हुई है लिपि की, नीले लाइन में, नीले अक्षरों में उसे आप लिखेंगे। लिपि की पहले लिपि हेडिंग डालेंगे, फिर लिपि की परिभाषा लिखेंगे। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे ना लिख करके आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ, जो बुक में पेज नंबर आप खोलते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों पेज नंबर 13 पे कि राज्य, भाषा और लिपि। तो कुछ जो है राज्य दिए हुए हैं, उनकी भाषाएं और उनकी लिपि भी है, तो ये भी आप देखेंगे और लिखेंगे। अब आपका है बच्चों व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जो है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को लिखना और बोलना दोनों, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना दोनों सिखाता है, वह है व्याकरण। व्याकरण जो है वह हमें भाषा को बोलना और लिखना दोनों सिखाता है। अगर व्याकरण के अंतर्गत ही संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आती है, लिंग आते हैं, वचन आते हैं। अगर बच्चों हमें लिंग का ज्ञान नहीं रहेगा, जब हम जेंडर के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो हम ये नहीं कन्फर्म कर पाएंगे कि लड़की खा रही है कि लड़का खा रहा, लड़की जा रही है कि लड़का जा रहा है। हम लड़का है तो भी जा रहा है, लड़की है तो भी जा रहा है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है।
हमें। तो ये व्याकरण जो है, व्याकरण हमें इन त्रुटियों को दूर करने की कला को बताता है। ठीक है, व्याकरण ही वह जो है शास्त्र है जो हमें हमारी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना बताता है। तो ये है, ये इसका भी बच्चों जो है उदाहरण आपके इसमें दिया हुआ है। इसकी भी परिभाषा आपके पेज नंबर 14 में सबसे ऊपर ही ब्लू अक्षर में दी हुई है। इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे। आप सीक्वेंस से बच्चों इस पाठ के अंतर्गत जो आ रहा है आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अब बच्चों ये है साहित्य। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। ये भी इसकी दो विधाएं हैं, पद्य और गद्य। जो कविता खंड होता है वह पद्य कहलाता है और जो कहानी लेखन होता है वह गद्य कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका आज का जो है ये लेसन आपका ये ख़त्म हो गया, ये रिवीजन। अब इसकी जो है इसका अभ्यास कार्य मैं आपको कल करवाऊंगी। अनुवाचन आज समाप्त हो गया, मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों पेज नंबर 15 में मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, ये भी आप लिखेंगे और मानक हिंदी भाषा का भी बिंदु लिखेंगे। तो ये है आपका जो है अनुवाचन कार्य आज समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य मैं आपको दूसरे दिन करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।